हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। पिछले 2 हफ्ते तो जो मार्केट बड़ी तेज़ी से रैली कर रही थी, एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट की तेज़ी में एक हमको ठहराव नज़र आ रहा है? क्या इसकी वजह पाक अफगान बॉर्डर पे जो टेंशन्स हैं वो हैं या कोई और बात है? इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। पहले मार्केट का जायज़ा लें तो मार्केट का आगाज़ ही मंदी से हुआ इस हफ्ते और पहले ही दिन में देखा इंट्राडे बेसिस पे 5000 पॉइंट की कमी हुई और इंडेक्स 1,57,700 तक नीचे चला गया। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे रिकवरी भी हुई और फिर हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमने थोड़ा सा ठहराव देखा मार्केट में। सो हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो वंस अगेन हमने देखा कि बुल्स टुक द वीक, लेकिन बहुत कन्विंसिंग टेक ओवर नहीं था ये। सिर्फ 708 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, यानी कि 0.43%, और KSE 100 इंडेक्स 1,63,806 पे बंद हुआ। याद रहे कि पिछले हफ्ते 1,63,98 पॉइंट से बंद हुआ था और जो लो बना था 1,57,800 का, वहाँ से मार्केट दोबारा से रिबाउंड हुई। सिर्फ 2 सेशंस में तकरीबन 9,000 पॉइंट्स का गेन हुआ। 1,67,500 पे दोबारा रेजिस्टेंस मार्केट को नजर आई और वहाँ से मार्केट नीचे आके 1,63,800 के पास क्लोज हुई है। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पे नजर डालते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा पाकिस्तान सर्विसेज की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 14.9% था। बैंक ऑफ पंजाब की स्टॉक प्राइस में 11.7% का इजाफा हुआ। SS ऑयल मिल्स वाज अप 7.4%। PSX के स्टॉक पे 6.5% का इजाफा हुआ और लॉट कैम की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 6.5% का इजाफा देखा गया। अगर हम इस हफ्ते के लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी गदून टेक्सटाइल की स्टॉक में हुई जो 7.1% नीचे आया। पाक जेन पावर की स्टॉक प्राइस वाज डाउन 6.8%। PABC 6.7%। JVDC की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 5.7% की कमी हुई और एंग्रो फर्टिलाइजर वाज डाउन 5.4% दिस वीक। तो इस हफ्ते एक दफ़ा फिर मार्केट में वोलेटिलिटी की क्या वजूहत थी, बिग स्टोरी क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। ओके, ऑन द डाउन साइड जैसे मैंने कहा कि जो इस वक्त हमको हालात नज़र आ रहे हैं बॉर्डर पे, वो एक बड़ा कंसर्न था इन्वेस्टर्स के लिए और कुछ हालात ऑफ कोर्स मुल्क के अंदर भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, तो वो एक बिग स्टोरी थी। लेकिन जो मार्केट में रिकवरी हमको नज़र आई वो उसकी वजह थी IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो हमको नज़र आया वो हो चुका है और जल्द ही $1 बिलियन की ट्रांच हमको रिसीव भी हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव हमको चीज़ नज़र आई। प्लस ऑफ कोर्स थ्रू आउट द वीक हम अगर नंबर्स देखें जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, म्यूचुअल फंड्स हों, तो हमको जो अग्रेसिव बाइंग नज़र आ रही थी म्यूचुअल फंड्स की जानिब से, जिसकी वजह से इंडेक्स 1,70,000 के पास गया था, वो बिल्कुल जो है ड्राई हो गई। मैंने पिछले हफ्ते भी मेंशन किया था। अगर हम देखें तो इस महीने मंथ थ्रू डेट म्यूचुअल फंड की बाइंग, नेट बाइंग सिर्फ $2.78 मिलियन की है और इंश्योरेंस की तरफ से तकरीबन $64 मिलियन की सेलिंग देखी गई है एंड द बिगेस्ट बायर्स इन द मार्केट आर इंडिविजुअल्स। सो इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट वो ठहराव हमको नज़र आ रहा है, ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस फेस करती है, वापस नीचे भी आ जाती है। कुछ डेटा पे नज़र डालते हैं इस हफ्ते जो रिलीज़ हुआ है। सबसे पहले फ्राइडे को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए हैं। अगस्त 2025 के नंबर्स देखें तो LSM वाज अप 0.5% ईयर ऑन ईयर और इस तरह से अगर हम इस फिस्कल ईयर के पहले 2 महीने के नंबर्स देखें LSM के तो दैट इज़ अप 4.4% ईयर ऑन ईयर। सो शहबाज, LSM के नंबर्स में कुछ बेहतरी तो है लेकिन जो अगस्त का नंबर आया है वो जुलाई से थोड़ा हमको कम नज़र आया है। देखिए अगर आप देखें ऑन 2 मंथ बेसिस जुलाई और अगस्त के नंबर आए हैं तो ऑलमोस्ट जो आपकी जो ग्रोथ है वो 4% की ऑन 2 मंथ बेसिस। वैसे अगर आप देखें जुलाई के नंबर्स देवर आप 9% ईयर ऑन ईयर और हमने जो अगस्त के नंबर देखे वो सिर्फ ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। आई थिंक इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है कि बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट जो हमने लास्ट महीने देखा था। मगर आप देखें अगर आप सेगमेंट वाइज देखें तो अक्रॉस द आई थिंक डिफरेंट सेगमेंट्स या फ्लैटिश ग्रोथ है या थोड़ी नेगेटिव है। अगर हम नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें फॉर द मंथ वो आई थिंक मेजरली फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल है और बेसिकली आपका अपैरल सेगमेंट है। मगर आई थिंक बिकॉज ऑफ मोर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी हम ये नंबर्स देखते रहेंगे कि आगे जाके आपकी इसमें ग्रोथ बेहतरी की तरफ आएगी। अच्छा, मेपल लीफ सीमेंट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए फ्राइडे को और हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे चूँकि मीटिंग 3:30 बजे थी कि शायद मंडे को आएंगे, लेकिन अच्छी बात है कि फ्राइडे को ही विद इन मार्केट आवर्स अनाउंस हो गए। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो वो ₹2.60 रही है, विच इज़ अप 2 टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% का एक ड्रॉप है। ऑफ कोर्स मेपल लीफ सीमेंट फर्स्ट क्वार्टर पे कोई डिविडेंड नहीं देता। अगर हम इसके हाइलाइट्स चेक करें
तो फर्स्ट क्वार्टर में हमको नेट सेल्स में 5% की कमी नज़र आई है, क्वार्टर बेसिस पे 16.48 बिलियन रुपीज़ रही। अदर इनकम वाज डाउन 71%, 489 मिलियन रुपीज़ पे, और ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन 6 परसेंटेज पॉइंट्स क्वार्टर और ये 34% रहे। तो शहबाज, आप कैसा देख रहे हैं इन रिजल्ट्स को? आई थिंक रिजल्ट वॉज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर आप देखें स्पेशली जो आप सेल्स देखें, सेल्स आर डाउन 5% क्वार्टर। स्पेशली अगर आप डिस्पैचेस देखें, डोमेस्टिक डिस्पैचेस दे आर अप अबाउट 4%, और आप जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो तकरीबन नीचे थे 40%। आई थिंक स्पेशली जो इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट रिजल्ट में है वो आपका ग्रॉस मार्जिन है। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर यही मार्जिन 38% के थे और इस क्वार्टर 30% के। इसका आई थिंक मेजर जो वन ऑफ द रीजन जो है वो दैट इज बिकॉज ऑफ लोअर रिटेंशन प्राइसेस। हमने ये देखा है कि इस क्वार्टर में आपकी जो रिटेंशन प्राइसेस थी या सीमेंट की प्राइस अगर हम बोल तकरीबन 40 रुपये पर बैग नीचे होंगी, इसका मतलब 5%। तो मेजर रीज़न यही है आपका। एक और एलिमेंट आप देखें सीक्वेंशियली जो आपकी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं दे आर डाउन क्वार्टर। उसका मेजर रीज़न आई थिंक इज बिकॉज ऑफ लोअर एक्सपोर्ट्स। आई थिंक जहाँ आपने मेंशन करी अदर इनकम इज सिग्निफिकेंटली डाउन। उसका ये रीज़न ये है कि लास्ट क्वार्टर इनके कोई रिवैल्यूएशन गेन से रिगार्डिंग एग्रीटेक, पर एक क्वार्टर नहीं है। बट ये अच्छी बात है जो आपकी इस क्वार्टर की जो अदर इनकम है वो रिकरिंग बेसिस पे काफ़ी रिकरिंग ही है, बिकॉज इसके कैश एंड बैलेंसेस ओवरऑल बड़े हैं। तो ऑफकोर्स अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें रिजल्ट इज़ वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। हमने ये भी देखा है कि डिस्पाइट ऑफ मार्जिन्स बीइंग डाउन सिग्निफिकेंटली 30% कंपेयर टू 38%, हम ये देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड ये मार्जिन रिकवर हो सकते हैं, बिकॉज हमें ये देखा है कि कोयल प्राइसेस मजीद नीचे आई हैं। अच्छा, तो अब आउटलुक क्या है शहबाज? लोग ये जानना चाहेंगे कि मेपल लीफ गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से अर्निंग्स क्वार्टरली बेसिस पे हमको इजाफा नज़र आ सकता है, और फुल ईयर की अर्निंग्स कितनी देखी जा सकती हैं कंसोलिडेटेड बेसिस? देखिए, अगर आप देखें लास्ट ईयर FY25 में तकरीबन अर्निंग 10.5 रुपये की थी, और हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस तो यही है बिकॉज ऑफ 7 to 8% ग्रोथ इन डिस्पैचेस एंड रिटेंशन प्राइस यहाँ से रिकवर होंगी, जो आपका सीजन यहाँ से बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि FY26 बेसिस में तकरीबन 12.5 रुपये की अर्निंग मेपल लीफ बिल्कुल कर सकता है पूरे साल पे। और एक अच्छी चीज़ ये भी है शहबाज, हमने देखा है कि कोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो वही ऑफकोर्स अगर हम यहाँ रिकवरी देखते हैं आपकी रिटेंशन प्राइसेस में, और यहाँ थोड़ी एक्सपोर्ट भी रिकवर होती हैं, और तो ओवरऑल जो आपका होगा। और हमने देखा कि 2 मंथ बेसिस में जो आपके डिस्पैचेस हैं दे अप 15% ऑन लोकल लेवल, राइट। तो अगर डिस्पैचेस यहाँ से ज़्यादा होती हैं अबव आवर एक्सपेक्टेशंस, तो अर्निंग हम देखेंगे मज़ीद यहाँ से इम्प्रूव हो सकेंगी। अच्छा, एक रिजल्ट का हम प्रीव्यू कर लेते हैं, और वो है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। अगले थर्सडे को इसकी बोर्ड मीटिंग है। जो सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सेकंड क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे FFC की अर्निंग्स पर शेयर थी 14.28 और सेकंड क्वार्टर में 12 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। और इस तरह से फर्स्ट हाफ की जो EPS बनती है वो 26.67 है, और फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के डिविडेंड मिला के ये अब तक 19 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। तो थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स की और डिविडेंड की क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें स्पेशली अगर आप देखें, बिकॉज हमारे पास डैप के नंबर्स भी, यूरिया के नंबर्स भी, जो ऑफटेक और थर्ड क्वार्टर सब्सटेंशियली अप है। यूरिया ऑफटेक इज अप अबाउट 37% और डैप की जो ऑफटेक है इज अप 27%। तो अगर नंबर्स को आप ये एस्टिमेट करें तो अगर इस क्वार्टर की जो अर्निंग तकरीबन आपकी बनेगी 16 रुपये की अर्निंग बनेगी, राइट। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड 12 रुपये का होगा। तो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ बेटर ऑफटेक्स आपकी सेल्स काफ़ी ऊपर, सिग्निफिकेंटली ऊपर होंगी। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर, अगर आप देखें इसकी अदर इनकम जो थी स्पेशली FFC की, उसमें कंपनी को डिविडेंड इनकम रिसीव हुई थी फ्रॉम इट्स सब्सिडरीज, राइट। तो वो इस क्वार्टर एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ जो डिविडेंड का एलिमेंट होगा वो अस्करी बैंक से होगा, और इसकी जो बाकी कैश बैलेंसेज हैं अबाउट 130 बिलियन के, वहाँ से इसकी डिविडेंड इनकम रिसीव होगी। तो ऑफकोर्स वी एक्सपेक्ट के जो ये क्वार्टर होगा विल बी अराउंड 16 रुपीज़, और इसकी अगर आप देखें इसकी जो TPS एस्टिमेट्स हैं वो 12 रुपये हैं, बिकॉज इसका जो पे आउट तकरीबन 70% रहता है। सो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है FFC की। और ऑफ कोर्स शहबाज, जो लास्ट क्वार्टर अब शुरू हो चुका है वो हमको पता है कि फर्टिलाइज़र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अब फुल ईयर की एक्सपेक्टेशन क्या रखी जा सकती है अर्निंग्स की और डिविडेंड की? देखिए, अगर आप ये अर्निंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16 रुपये की, अगर आप ऐड कर लें तकरीबन अर्निंग 41 रुपीज़ की हो जाती है, 40 रुपये की हो जाती है। तो अगला क्वार्टर भी हम ये देखेंगे तकरीबन 15 से 18 रुपये की अर्निंग हो सकती है। तो पूरे जो साल की अर्निंग तकरीबन हम एज्यूम कर रहे हैं तकरीबन 60 रुपये की होगी। और अगर 60 रुपये की अर्निंग में अगर आप 70% पे आउट लगाएं, दैट्स अबाउट 40-45 रुपीज़ का हम डिविडेंड भी दे सकेंगे ओवरऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं यूसुफ फारूक, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं एट चेस सिक्योरिटीज़। यूसुफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर इनवाइटिंग मी।
अच्छा यूसुफ, आज से 2 हफ्ते पहले देखा था हमने मार्केट ने अपना टॉप टच किया था नियर 170,000 और म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बाइंग की थी। और उसके बाद हमने देखा पिछला हफ्ता मार्केट 4% डाउन थी और इस हफ्ते भी मार्केट में तकरीबन फ्लैट ही क्लोज हुई है, 0.43% का इजाफा है। लेकिन हमने इनिशियली जब ये हफ्ता स्टार्ट हुआ तो पैनिक सेलिंग देखी, पहले ही दिन अबाउट 5,000 पॉइंट्स नीचे गई मार्केट और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग नज़र आई। तो क्या वजह है कि एकदम से सेंटिमेंट चेंज हुआ है? क्या ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो सूरत हाल है वो, या जो इंटरनल भी थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन में देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई थी, वो रीज़न है? रीज़न क्या है? देखें, हमारा ज़्यादा ख्याल ये है कि देखें, एक तो आप सही कह रहे हैं बॉर्डर पे जो चीज़ें हुई हैं, बट हमारा ख्याल ये है कि ट्रेड डेफिसिट के नंबर के बाद से मार्केट टर्न हुई है। थर्सडे को ट्रेड डेफिसिट का नंबर आया है, फ्राइडे को टॉप लगा है और उसके बाद से कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग हमारे ज़ाहिर है ट्रेड डेफिसिट के ऊपर थोड़े कंसर्न हैं और उस ट्रेड डेफिसिट की वजह से ज़ाहिर है करंट अकाउंट का इशू आना स्टार्ट हो सकता है अगर ये ट्रेड के नंबर्स जो है परसिस्टेंटली आते रहे। अभी तक हमने कोई रिजर्व्स में पाकिस्तान के ड्रॉ डाउन नहीं देखा है, बट द ट्रेड नंबर इज कंसर्निंग। मंडे को किसी वक्त जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नंबर आना चाहिए जिसके अंदर करंट अकाउंट का एक नंबर होगा, जिसमें ज़ाहिर है अब मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन पीबीएस के नंबर को देखने के बाद ये है कि 600 मिलियन से ज़्यादा का करंट अकाउंट डेफिसिट आ सकता है। और अगर वो आएगा तो ज़ाहिर है ये बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो बूम और बस्ट साइकिल्स होते हैं वो स्टार्ट और ख़त्म करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर से होते हैं। और हमने अभी तक तो देखा है कि करेंसी बहुत स्टिकी है और अभी तक द करेंसी ऑफ कोर्स हैज़ नॉट मूव्ड, बट ज़ाहिर है इवेंचुअली जब अगर करंट अकाउंट का नंबर खुदा ना खास्ता बड़ा हो जाता है तो हम वहाँ पे तो हम प्रेशर देख सकते हैं। तो अभी इस वक्त हम यही एडवाइस कर रहे हैं कि सब लोग अपनी एसेट एलोकेशन को देखें, थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएं, थोड़ा कॉशियस हो जाएं, क्योंकि अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से भी देखें तो या हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखें ना, तो कभी भी अगर पाकिस्तान में आपका 5 साल का रिटर्न अगर आपकी लॉन्ग टर्म एवरेज के डबल के आसपास हो, मतलब 30-35% के आसपास हो पिछले 5 साल का रिटर्न, तो अगले 5 साल का रिटर्न इज नॉट दैट ग्रेट। फिर दूसरा, अगर हम ये देखें कि किस पी रेशो पे जब आप एंट्री करते हैं तो आपका अगले 5 साल, 3 साल, 10 साल का क्या रिटर्न होता है, तो जब आप 10 के पी के ऊपर एंटर करते हैं तो भी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आर नॉट वेरी हाई और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आर नॉट अबव 20%। आप यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 10 ऑफ बिलो 15% जब आप 10 के पी से ऊपर जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं। फिर देखें, एक रीसेंसी की वजह से हुआ ये है कि रिटेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और पिछले 2 साल में ज़ाहिर है बहुत हाई रिटर्न्स बने हैं कि मार्केट 40,000 से पिछले 2-2.5 साल में 40,000 से मार्केट आज 1,60,000 से ऊपर है। तो अभी ही बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बने हैं, ये रिटर्न्स कंटिन्यू होना बहुत मुश्किल है। तो रिटेल और जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग को नहीं समझते हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबको अपनी एसेट एलोकेशन का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहते हैं कि यू शुड बी 60% इन इक्विटीज और आप 60 नहीं है और आप 100 हैं तो आपको 60 चले आना चाहिए। अगर आपकी एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको 80 होना चाहिए और बाकी आपको फिक्स्ड इनकम होना चाहिए और आप 100 हैं तो आपको 80 पे होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरली अग्रेसिव होने का टाइम नहीं है, स्पेशली अब जब सामने कुछ थोड़े बहुत रिस्क नज़र आना शुरू हो रहे हैं। 2 साल पहले रिस्क थे बट वैल्यूएशंस बहुत नीचे थी, अब वैल्यूएशंस रीजनेबल लेवल्स के ऊपर हैं। तो अब अगर कोई रिस्क नजर आएगा तो मार्केट रिएक्ट उसके ऊपर कर सकती है और हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा है कि मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया है। ठीक है। अगर हम लास्ट अप्रैल से पाकिस्तान के ट्रेड बैलेंस को देखें तो पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस ऑन अ रोलिंग 12 मंथ बेसिस हैज़ बीन वर्सनिंग। जब करेंसी 300 थी और वहां से जब वापस आई है तो पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस उसके बाद से हैज़ बीन वर्सनिंग। अच्छा, जो ट्रेड बैलेंस के नंबर्स की बात कर रहे हैं यूसुफ साहब, तो थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को हम एक रिमाइंडर के तौर पे दोबारा दिखा दें कि ट्रेड बैलेंस सितंबर 2025 के जो नंबर्स आए थे तो डेफिसिट था $3.34 बिलियन का, विच इज़ अप 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 16% का इजाफा था मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट क्वार्टर का ट्रेड बैलेंस देखें तो ये $9.37 बिलियन का डेफिसिट आ गया है, विच इज़ अप 33% ईयर ऑन ईयर, और इसी का रेफरेंस अभी यूसुफ ने दिया। अच्छा, देखिए मुझे बताएं यूसुफ कि ठीक है कॉशियस होना अच्छी बात है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो कहाँ पे हमको प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि क्या इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, और अगर बढ़ी हैं तो कौन सी प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट्स में इजाफा हुआ है या हमारी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है?
देखें एक्सपोर्ट्स तो स्टैग्नेंट हैं ही, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पेट्रोलियम के अलावा सारी कैटेगरीज देखेंगे ना, तो आप अक्रॉस द बोर्ड एक इंक्रीज देखेंगे इन इंपोर्ट्स। तो अक्रॉस द बोर्ड डिमांड बढ़ रही है, और ये पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक फिस्कल डेफिसिट रन हो रहा है और जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है, तो ये फ्रॉम टाइम टू टाइम होता रहता है। जिसकी वजह से जो है वो आईएमएफ भी पहले एक फ्लोटिंग करेंसी को प्रेफर करता है कि वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर जो है वो काम करती रहती है। अभी तक रिजर्व्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पार्टिसिपेंट्स का यही कंसर्न है कि अगर ये करंट अकाउंट के डेफिसिट के नंबर्स आते हैं तो ज़ाहिर है इस वक्त हमें नहीं पता कि उसको प्लग इन करने के लिए फ्लोज कहाँ से आएंगे। ऐसा हो सकता है कि फॉरेन फ्लोज इतने इनफ आ जाएं कि कोई फर्क नहीं पड़े, बट एक रिस्क हाईलाइट करना ज़रूरी है और इन वैल्यूएशंस के ऊपर कॉशियस होना ज़रूरी है। दूसरा देखें, हमने एक ये भी नोटिस किया है कि मार्केट में लेवरेज 96 बिलियन का हो गया है, एमटीएस एमएफएस फ्यूचर्स मिला के। तो ज़ाहिर है बहुत सारे रिटेल क्लाइंट्स इन वैल्यूएशंस पे लेवरेज पे काम कर रहे हैं, जो भी ज़ाहिर है कंसर्निंग है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ पेनी स्टॉक्स में लास्ट वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी, तो वो भी कंसर्निंग है। तो कुछ कंसर्निंग चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, और मोहतात रहना चाहिए, और जितने पैसे आपके लॉन्ग टर्म एक पोर्टफोलियो में हैं उससे ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सटेंड रिटेल क्लाइंट्स को एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। और अच्छा। देखिए, हमने एक और चीज़ भी हमने लास्ट वीक एक ट्विटर पे एक सर्वे किया कि कितने लोगों ने जो है वो अपने पोर्टफोलियोज में मार्केट को बीट किया है, और लोग जो खुद कह रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि 30% लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मार्केट को बीट किया है, जिसका मतलब है 70% लोगों ने मार्केट को बीट नहीं किया है। और अगर आप कोई भी रिसर्च देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 10 से 15% लोग ही मार्केट को बीट करते हैं। तो बहुत बेहतर होता है रिटेल क्लाइंट्स के लिए कि वो या ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट आए, और डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग अपनी टोटल नेटवर्थ के एक छोटे से पोर्शन से करें, रादर देन अपने पूरे पैसों से स्टॉक पिकिंग करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि एक फिक्स्ड इनकम का पोर्शन जरूर रखें, और जिन पैसों की जरूरत हो इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करें। अच्छा यूसुफ, अगर आपने देखा है कि ऑफकोर्स जो ट्रेड डेफिसिट है वो 3 मंथ बेसिस पे अब 33%, पर आपने देखा है कि जो आपकी इंपोर्ट्स है आई थिंक वो फ्रीली इंपोर्ट्स हो रही हैं, वेदर वो बड़े मोबाइल की हो या सेमी नॉकडाउन गाड़ियों की हो, ऑटोमोबाइल्स की हो, मशीनरी की हो। मगर ये बताएं कि ऑफकोर्स अगर हमें हमारा जीडीपी का टारगेट 3.5-3.5% है, तो ऑन अ गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टेट बैंक को क्या करना चाहिए कि जो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो यहाँ थोड़ी सी कर्टेल हो जाए? तो आई थिंक बेस्ट क्या होगा गवर्नमेंट के लेवल पे? देखिए, हम ना पॉलिसी मेकर्स हैं ना हम गवर्नमेंट्स को एडवाइस देते हैं, हम तो इन्वेस्टर्स को एडवाइस जनरली दे रहे होते हैं। देखें, एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर है करेंसी का, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि उसको यूज़ करना चाहिए तो वो अभी तक बेस्ट तरीका होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं, और वो इसलिए काम नहीं करते हैं कि देखें ये जो इम्पोर्ट्स का इंक्रीज़ है ये इसलिए क्योंकि आप हर महीने एक फिस्कल डेफिसिट करते हैं और वो पैसे इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है और डिमांड आ गई है तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं। अब आपको उस डिमांड को इन्फ्लेट करके ही कम हो सकती है। अगर आप फर्ज करें सेल फोन्स की इंपोर्ट बंद कर दें फॉर एग्जांपल, बिल्कुल भी नहीं इस तरह की कोई चीज़ करनी चाहिए, बट अगर आप एक जगह डिमांड कर्टेल करने की कोशिश करेंगे तो वो डिमांड कहीं और पॉपअप हो जाएगी, और ये हमने लास्ट 2021 से 23 के बीच में जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं तो देखा है। अच्छा, दूसरी जो अभी इस वक्त कंफ्यूजन है ना वो ये है कि देखें पीबीएस और एसबीपी के नंबर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफरेंस और बढ़ जाए और ये एक्चुअली इस एट दिस पॉइंट ये प्रॉब्लम ही ना हो, बट ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो। सो देयर इज सम कंफ्यूजन क्योंकि एसबीपी और पीबीएस के नंबर्स बहुत डिफरेंट हैं। तो लेकिन यूसुफ, ज़ाहिर है कि इकॉनमी जब टर्न अराउंड करती है तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ती है, तो वो हम देख रहे हैं कि वो एक प्रोसेस है जो आपने अप्रैल से कहा कि अप्रैल से अगर डेटा देखें तो उसमें हमको ट्रेड डेफिसिट वर्सन हो रहा था, बट उस अप्रैल से लेके अब तक तो ज़ाहिर है कि हमने देखा कि कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, मार्केट जो थी वो नए हाइज बना रही थी। तो अभी भी आप कह रहे हैं कॉशियस है, लेकिन अभी एज सच कोई पैनिक की बात नहीं है। देखिए, मार्केट मैं आपको हर दफ़ा ही जब भी हमारी बात होती है तो मैं ये कहता हूँ, देखें आई एम अ लॉन्ग टर्म बुल ऑन द स्टॉक मार्केट। मार्केट 17% से बढ़ती है, 1980 से लेके आज तक मार्केट 1120 1130 गुना बढ़ चुकी है। ये 17% का केगर है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आर प्रोबेबली अ वेरी गुड वे टू सेव मनी। नो वन कैन मेक शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, हम भी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट अवॉइड करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉशियस हो जाए। अगर कोई पैसे आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के नहीं थे तो वो आप ना डालें,
लेकिन अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो दैट इज फाइन, बट एंड शॉर्ट टर्म फोरकास्ट बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। नोबडी नोज 6 महीने, साल, 2 साल में एग्जैक्टली क्या रिटर्न बनेगा। हम सिर्फ हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली क्या होता था, तो उसके बाद क्या होता था। तो हमने एक एक चीज ये है कि जब आप इस पी के ऊपर शेयर्स खरीदते हैं तो अगले 2-3 साल जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न हो। फिर अगर पिछले 5 साल में अगर आपका रिटर्न 30-32% बना हो केगर, तो अगले 5 साल आपका रिटर्न 10% से कम रहा है अगर आप 1990 से डेटा अभी तक देखें। जिसका ये मतलब नहीं है कि अगले 3 साल नहीं बन सकता। ऐसा होता है कि वैल्यूएशंस बहुत बढ़ जाएं। हमने पाकिस्तान की मार्केट में बहुत हाई वैल्यूएशंस भी 90s में देखी हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब भी करंट अकाउंट के इश्यूज आते हैं तो मार्केट उस पर अच्छी तरह रिएक्ट नहीं करती है। अभी तक अगर हम पिछला साइकिल 17 वाला देखें या हम 23 वाला देखें तो बहुत महीने करंट अकाउंट डेफिसिट होने के बाद मार्केट खराब होती है। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा रीसेंसी इफेक्ट है, तो हमने देखा कि जैसे ही पहला ट्रेड का नंबर आया तो हम देख रहे हैं वहां से मार्केट में प्रेशर है। बट मार्केट में फिर ये अफगान बॉर्डर पे भी जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से भी प्रेशर था। तो मल्टीपल चीजें हुई हैं पिछले 2 हफ्ते में। बस कॉशियस रहना चाहिए। यू वुड अग्री विद द फैक्ट यूसुफ के ठीक है जो अभी डेटा आया उस पर कॉशियस हो जाएं, और जैसे मैंने कहा कि अभी एज सच बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो फोकास्ट लॉन्ग टर्म की हम बात करें, जो ऑयल प्राइसेस की आ रही है वो आपने भी देखी होगी। फॉर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर कह रहे हैं कि जी US क्रूड $50 तक आ जाएगा, ऑलरेडी अराउंड 56-57 पर आ गया है, तो वो एक हमको क्वेश्चन देगा। बट वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं कि करंटली भी अगर हम देखें काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी भी वैल्यूज़ हैं, और इवन कुछ स्टॉक्स में हम देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छी हैं। तो वहाँ पे अगर हमको बाइंग नज़र आ रही है ऑन डिप्स, और वहाँ पे अगर हमको MTS MFS में वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो वो आई थिंक एक नेचुरल फिनोमेना इसको नहीं कहेंगे मार्केट का। देखें MTS MFS, तो बात यह है कि इस वक्त वो 96 बिलियन के आसपास चला गया MTS MFS और फ्यूचर्स। जी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ बोरो करके शेयर्स, कुछ ग्रुप्स और कुछ कंपनीज और कुछ इंडिविजुअल्स करते हैं जो इस नंबर के अंदर नहीं आते हैं, जो डायरेक्ट बैंक से बोरो करके करते हैं। तो ये नंबर अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये नंबर अब बड़ा है, इवन एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप। दिस इज नाउ नो लॉन्गर अ स्मॉल नंबर। वी आर नाउ एट 0.7% ऑफ मार्केट कैप। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 2005 में जब ये हुआ था तो दिस नंबर वाज 3.5% ऑफ मार्केट कैप। वो बहुत बड़ा नंबर था, बट उसके बाद से ये नंबर कभी नहीं हुआ है। लास्ट साइकिल में तकरीबन ऑफिशियल लेवरेज कोई था ही नहीं। आई थिंक 28 अरब के ऊपर जो है वो $100 पे नंबर कैप हो गया था। तो अब हम उससे ऊपर चले गए हैं, या अब हम उसके पास आ गए हैं। तो लेवरेज तो देखें है बाजार में। और यस आई एग्री, लेवरेज है बाजार में, ज़्यादा भी है। और हमने देखा है कि जो मार्केट ने इस हफ्ते एक बड़ा ड्रॉप भी दिखाया, उसके बावजूद मैं भी रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ नंबर्स एज सच कम नहीं हुए हैं बदले के। बिल्कुल ऐसे ही है सुझाव, और हम भी इसी पे कंसर्न है। हमने लास्ट वीक हमारी सेल्स टीम ने एक नोट भी लिखा है जिसमें क्लाइंट्स को रेकमेंड यही किया है कि आप लेवरेज जो है वो बहुत कंट्रोल में करें और ना करें। और क्योंकि क्योंकि देखिए करेक्शंस और ड्रॉ डाउन्स ना मार्केट में बहुत नॉर्मल होते हैं। हर साल में आपको कोई ड्रॉ डाउन मिलेगा। अगर आप 2000 से लेके 2008 को भी देखेंगे तो आपको 2005 में एक बड़ा ड्रॉ डाउन नजर आएगा जिसमें 10,300 से मार्केट जो है वो 6,500 हो गई थी। फिर आपको उसकी बहुत अलग वजूहत थी। अभी उस तरह की कोई सिचुएशन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगती है। बट 2005 में भी हुआ है, 2006 में भी हुआ है, 2007 में भी आपने ड्रॉ डाउन देखा है। आपने बीच में ड्रॉ डाउन देखें तो ड्रॉ डाउन आर नॉर्मल। मार्केट सीधी चलती नहीं जाती है, ड्रॉ डाउन आर वेरी नॉर्मल। और अभी इस वक्त ज़ाहिर है ये कंसर्न आ गया है करंट अकाउंट का। होपफुली सब सही रहेगा और मंडे को जो नंबर आएगा वो बहुत बड़ा नहीं आएगा। बट अगर नंबर बड़ा आएगा तो लोग कंसर्न होंगे। अच्छा यूसुफ, एक बात बताएं। फॉर एग्जांपल हमने अभी डिस्कशन डिटेल में तो कर ली रिगार्डिंग करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट, जो एक कंसर्निंग नंबर है हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। बट व्हाट डू यू थिंक अदर देन करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या इकोनॉमिक हेडविंड्स हो सकते हैं व्हिच कैन फर्दर इम्पैक्ट द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड इफ देयर इज एनी? देखें पाकिस्तान में जो जनरली प्रॉब्लम होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट्स के बाद ही होता है कि जिस वक्त आप वो फंड नहीं कर पाते। देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी फॉरेन इनफ्लोज बहुत ज़्यादा आ जाएं और ये करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हो भी तो फंड हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है जब ये नहीं होता है तो फिर डीवैल्यूएशन होती है। डीवैल्यूएशन से अगर ज़्यादा डीवैल्यूएशन होती है तो उससे इन्फ्लेशन होती है। जब इन्फ्लेशन होती है तो कंपनीज की कॉस्ट अचानक से बढ़ जाती हैं और वो फौरन पास ऑन नहीं कर पाती हैं, जो कंसर्न है, जिसकी वजह से भी आपने देखा कि एक नंबर आया है और मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई। तो देखें अगर इंपोर्ट्स इसी स्पीड से बढ़ती रही और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती रही तो देखें मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान में जनरली करंट अकाउंट का ही होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही इशू होता है।
और ज़ाहिर है उसकी वजह से ही इश्यूज सारे क्रिएट होते हैं। बट उसके अलावा देखें कोई मेजर हेडविंड नहीं लगती है। अगर आप देखें तो एफडीआई पाकिस्तान में होती ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ सालों में कुछ हो जाए। ये जो 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 जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो पाकिस्तान की कामयाबियां हैं उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एफडीआई कुछ बढ़ जाए। तो मेजरली इसके अलावा कोई खास हेडविंड लगती नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि प्राइसेस स्टॉक प्राइसेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ बिल्ट इन हो। स्टॉक प्राइसेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ भी बिल्ट इन नहीं है। अच्छा यूसुफ, जो हमने ये सारी डिस्कशन की ऑन ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स वगैरह करंट अकाउंट के, तो वी नो के स्टेट बैंक के पास बहुत डेटा होता है और स्टेट बैंक के गवर्नर भी इस वक्त जो हमारी पूरी इकोनॉमिक टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो यूएस गए हुए हैं। और मैंने फ्राइडे को ये भी खबर देखी कि उनकी वहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टर से मुलाकातें हुई और जहाँ पे उन्होंने जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी है उसके हवाले से उनको बताया। तो आई एम श्योर कि और हमने देखा भी है कि स्टेट बैंक का रोल बड़ा अच्छा रहा है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। तो आई एम श्योर कि वो भी वहाँ पे अगर ये सवाल पूछा गया होगा तो उन्होंने उसका अच्छा जवाब दिया होगा। तो आपका क्या ख्याल इस बारे में? एक और चीज जो जहन में हमें रखनी चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास हमसे बहुत ज्यादा डेटा होता है। बिल्कुल। और उनके पास जो आगे इन्फ्लोस की इंफॉर्मेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम जब इस तरह की कोई असेसमेंट करते हैं या मार्केट पार्टिसिपेंट जब कोई असेसमेंट करते हैं तो उनके पास बहुत कम डेटा होता है। तो आई एम श्योर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड के नंबर को जब वो आया है तो उसको बहुत गौर से देख रहे हैं। ठीक है, ओके यूसुफ, थैंक यू वेरी मच। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ इवेंट्स पे। अगले हफ्ते भी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं और मंडे से अगर शुरू करें तो मंडे को नेशनल फूड की बोर्ड मीटिंग है फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए, और इसके अलावा पावर सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल्ड है ऑन मंडे। ट्यूसडे को पीटीसी का थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा एग्रो पॉलीमर केमिकल की भी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे और आरिफ हबीब लिमिटेड के फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। वेंसडे को अगेन बिजी डे, एमसीबी बैंक की बोर्ड मीटिंग है फॉर थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स। इसके अलावा पीएसएक्स की भी बोर्ड मीटिंग है, इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा गंदारा ऑटोज़ और गंदारा इंडस्ट्रीज़ की भी बोर्ड मीटिंग है ऑन वेंसडे, इनके भी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। और एयरलिंक का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है ऑन वेंसडे। थर्सडे को जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, एफएफसी की बोर्ड मीटिंग है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए। इसके अलावा फैसल बैंक, एचबीएल और बैंक अल्फला की भी बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल्ड है फॉर द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स। और सेम डे फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा भी आएगा। फ्राइडे को मीज़ान बैंक की मीटिंग है थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए, और ग्लैक्सो की भी बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल्ड है फॉर थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स। और ऑफ कोर्स एसबीआई का डेटा फ्राइडे को एज यूजुअल आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगले हफ्ते भी कुछ कंपनीज एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देंगी, उस पर नज़र डाल लेते हैं। पीएनएससी जो है वो 20 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, यानी कि मंडे को एक्स खुलेगा, 230% का डिविडेंड है। एलकॉट स्पिनिंग भी 20 अक्टूबर यानी मंडे को एक्स खुलेगा, 40% डिविडेंड है। डॉल्मेन सिटी रीट 63 पैसे का डिविडेंड है, ये भी मंडे को एक्स खुलेगा। इसके अलावा इमेज पाकिस्तान जहाँ पे 10% डिविडेंड है, ये 21 अक्टूबर विच इज़ ट्यूसडे एक्स हो जाएगा। ओजीडीसी भी 21 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे को 50% का डिविडेंड है। यूबीएल विल स्टार्ट ट्रेडिंग एक्स डिविडेंड 23 अक्टूबर से, 160% का डिविडेंड है। बेस्ट वे सीमेंट 23 अक्टूबर 100% डिविडेंड। और एंग्रो फर्टिलाइज़र जो 45% का डिविडेंड है, ये 24 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। आज कैंडल टॉक में हमको ज्वाइन कर रहे हैं कमाल अहमद, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं एट एकेडी सिक्योरिटीज़। कमाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए कि पहले इंडेक्स पे बात कर लेते हैं, जो क्लोजिंग हुई है 163,800 के पास। तो अब यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है? पिछले 3 कंसेक्यूटिव सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक बेयरिश स्टांस का, एक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग वाली सिनेरियो क्रिएट हुआ है। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो मार्केट की सपोर्ट नज़र आती है वो मार्केट की 1,62,000 के रीजन में नज़र आती है। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान मार्केट को कुछ बाइंग, कुछ सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, लेकिन अगर ये ड्रैग डाउन होती है सो फर्दर हमें प्रेशर इनहेंस होता हुआ मार्केट के अंदर नज़र आ सकता है और मार्केट रिविजिट कर सकती है अपने जो प्रीवियस लो था मार्केट का 1,58,000, 1,57,000 का, जो कि अभी रिसेंट पास्ट में मार्केट ने टेस्ट करा था। सो उसको जाकर जो है मार्केट अगली सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट होगी, उसको फाइंड कर सकती है। और ऑन दी अपसाइड बताइए कि अपसाइड रेजिस्टेंस कहाँ पे होगी? देखें, वैसे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रही है। अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी रेंजेस को वसी करना पड़ेगा और मार्केट के पास जो अपसाइड की हम टॉप रेजिस्टेंस की बात करें सो वो मार्केट का प्रीवियस हाई जो 1,70,000 का था
वही मार्केट का जो है वो फिलहाल के लिए टॉप और रेजिस्टेंस वाला एरिया रहेगा। इन बिटवीन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक नंबर रहेगा, यहाँ से मार्केट की क्लोजिंग क्योंकि 1,63,000 के रीजन में आई है, सो यहाँ से 1,70,000 की रेजिस्टेंस काफ़ी दूर नजर आती है। बीच के अंदर जो हमें रेजिस्टेंस वाला रीजन रहेगा वो 1,65,000 का रहेगा, जहाँ पर मार्केट को इमीडिएट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगी। क्लियरेंस होने पर अगेन 2,000 का जंप हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं और मार्केट को 1,67,000 की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये कंसोलिडेशन का फेज जो है ये थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स, और पहले हम पीपीएल की बात कर लेते हैं। बताइए कि पीपीएल की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, तो इसमें यहाँ पे कोई हमको बेरिश या बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है, या कोई ऐसी कैंडल बनी है जो ये बता सके कि डाउन साइड है यहाँ से या अपसाइड? देखिए, वैसे तो जो पीपीएल की क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर रही वो प्रेशर के अंदर, बट लकीली जो पीपीएल है वो इस वक्त अपने एक अप्रोच कर रहा है सपोर्ट जोन के पास, एक वेरीफाइड सपोर्ट जोन के पास, जहां से मल्टीपल टाइम्स हमने पीपीएल को बाउंस बैक करता हुआ देखा। और वो इसका जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो बिल्कुल जो है वो 175 और 176 वाला रीजन रहेगा। यहाँ से अगर अच्छी सपोर्ट इसको मिल जाती है तो यहाँ से जो बाउंसेस का बनेगा वो 193 रुपीज़ तक का बनेगा। उसकी क्लियरेंस के ऊपर फर्दर जो है वो पीपीएल अपने दोबारा से रिविजिट कर सकता है हाई को, जो कि 26 सितंबर को इसने पोस्ट करा था 212 वाला। तो उस रीजन के लिए जो है वो पीपीएल का आगाज हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस मुझे लगता है कि मार्केट के लिए पीपीएल के लिए जो सपोर्ट का रीजन रहेगा वो 176 और 75 वाले रीजन में रहेगा, और यहाँ से बाइंग जो है हमें सरफेस होती हुई नजर आ सकती है पीपीएल के अंदर। अच्छा, डिस्पाइट कमाल हमको जो प्रेशर नज़र आया है इस हफ्ते मार्केट में, और स्पेशली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक ऑफ पंजाब ने अच्छा गेन दिखाया है, तो बैंक ऑफ पंजाब के जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं? शुजा, बैंक ऑफ पंजाब सिर्फ पिछले कई एक दिनों से हम देख रहे हैं कि एक तो टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट के अंदर भी रहा है, और इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो स्पेशली बैंक ऑफ पंजाब की बहुत बातें रही हैं, और ये वॉल्यूम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन इसकी मार्केट के अंदर रही है। सो बैंक ऑफ पंजाब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तकरीबन 1.05% के साथ क्लोज हुआ है, और इसका जो क्लोजिंग का लेवल था वो 35.83 था। सो अभी इसके पास जो है वो तकरीबन 41 से 42 रुपए तक की जगह फर्दर मौजूद है। उसकी क्लियरेंस के ऊपर जो इसमें जगह बनती हुई नजर आ रही है वो 50 से 51 रुपए का रीजन। सो ये बड़े चार्ट्स के ऊपर हमें बैंक ऑफ पंजाब को देखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम है, और जिस तरह से बैंक ऑफ पंजाब की ये मूव आई है तो पिछले मल्टी ईयर के चार्ट्स या फिर मल्टी ईयर की जो कंसोलिडेशन थी उसका ब्रेकआउट इसने करा है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इस पे थोड़ी सी डिटेल के अंदर, तो अगर मेरा चार्ट आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक हुई थी, जो कि एक ब्रॉडनिंग कंसोलिडेशन थी, जहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर या फिर जो टारगेटेड रीजन नजर आ रहा है वो 51 का नजर आ रहा है। और इसमें जो मूव या फिर इसमें जो कैंडल्स बनी हैं मंथली चार्ट्स के ऊपर वो काफ़ी बुलिश बन रही हैं, और इसमें जो है वो ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा बुलिश मूव जो है वो हम बैंक ऑफ पंजाब के अंदर देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, लेकिन इसका आप बताइए कि इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ होगी, और अगर वो ब्रेक होती है वो किस लेवल पे है? वो अगर ब्रेक होती है तो फिर जो आप एक चैनल टॉप बता रहे हैं 40 एंड देन 50, तो लेकिन उससे पहले के हमको बताइए कि कहाँ कहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस आके फिर ये नीचे आएगा, हायर हाई बनाएगा या हायर लो बनाएगा? लो कहाँ बन सकता है, हायर लो? देखें, बैंक ऑफ पंजाब जिस तरह से 35.83 के पास ही क्लोज हुआ है, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसकी 38 के पास एक रेजिस्टेंस आएगी, उसके बाद इसका टारगेट 41 का होगा, और उसके बाद जो है वो फिर आगे की तरफ इसके रेजिस्टेंसेस फर्दर जो है वो एक्सपोज होते चले जाएंगे। लेकिन टारगेटेड रीजन इसका जो नजर आता है वो 51 का नजर आता है। मैंने बात इसलिए करी क्योंकि ये मंथली चार्ट्स की मैं बात कर रहा था आपसे, तो एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करी। अब इसके जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये 35.83 की क्लोजिंग के बाद जो रेजिस्टेंस निकल कर आती है वो 38 की आती है, और नीचे की तरफ जो इसका सपोर्ट का रीजन रहेगा वो 33.30 से 33.20 का रीजन जो है ये सपोर्ट वाला रीजन रहेगा इसका बैंक ऑफ पंजाब का। ओके, अच्छा, लास्टली अगर हम PSX के स्टॉक पे बात कर लें, उसने भी इस हफ्ते गेंस दिखाए हैं, तो यहाँ पे बताइए कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, PSX का स्टॉक जो है वो एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और PSX के चार्ट या PSX की जो फॉर्मेशन आप देखें तो वो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ
कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें टारगेट तो बहुत ऊपर के निकल कर आएंगे, बट ऑब्वियसली इसमें 45 के पास जो है वो एक रेजिस्टेंस वाला रीजन हमें नजर आता है कि ये PSX के अंदर जो है वो 45 के पास इनिशियली जो है वो एक रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है, जबकि सपोर्ट का रीजन इसका अब लगता है कि 40 का रीजन जो है वो PSX के लिए एक सपोर्ट का रीजन रहेगा। ओके कमाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और अब चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। सो शहबाज, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक मार्केट? आई थिंक लास्ट वीक मेरा यही व्यू था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, और आई थिंक ये जो अपकमिंग वीक है आई थिंक मार्केट शुड कंसोलिडेट। नेक्स्ट वीक काफ़ी कुछ बिग रिजल्ट्स हैं, तो आई थिंक उस पर इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और फिर रिएक्ट करना चाहिए। बट आई थिंक मार्केट वैसे भी काफ़ी बढ़ चुकी है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इन दिस कैलेंडर ईयर। तो अभी भी आई थिंक कोई भी आप मार्केट में अगर काम करें तो अभी वेरी सिलेक्टिव, जहाँ वैल्यूएशंस अवेलेबल है उसी में आप काम करें, ज़रूरी नहीं हर स्टॉक्स में आप काम करें। तो ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक एक अच्छा रिजल्ट सीजन, अगर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं और अबव एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो आई थिंक उसी तरह आपको काम करना चाहिए मार्केट में। यस आई एग्री। आई थिंक एक तो जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि मार्केट जो अभी हमने डिस्कशन भी की, इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस, उन्होंने तो माल बेचा ही है ज़्यादातर इस महीने के स्टार्ट से अगर हम देखें तो थोड़ा कॉशियस रहें। और अब तक स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। मैं पिछले कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, बी स्टॉक स्पेसिफिक, और फिर अगर वहाँ पे कोई डिप्स आती हैं तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन फोकस इज़ ऑन डिविडेंड स्टॉक्स, जो अब क्वार्टर पे उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किए भी हैं। कुछ बैंक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अगले हफ्ते FFC का रिजल्ट है। सो उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और जहाँ पे हमको ग्रोथ नज़र आ रही है या गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पे डिविडेंड यील्ड्स अट्रैक्टिव हो रही हैं, अगर प्राइस नीचे आती है तो उन पे भी फोकस रखना चाहिए। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।